एलएलएम के लिए अप्लाई करो, कर लो अप्लाई। अच्छा प्रोफेशन है, बिकॉज तुम्हारे भैया भाभी क्या है ना, बैंगलोर में रहते हैं। अगर आपके भैया भाभी बैंगलोर में रहते हैं तो बैंगलोर में देर आर सो मेनी कॉलेजेस, ठीक है ना, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। मेरा कौन रहता है हैदराबाद बैंगलोर, जो मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ पे अच्छा पे होता है, 80-90,000 मिनिमम पे होता है, एंड दैट इज़ वेरी डिसेंट अगर घर है वहाँ पे अपना तो। समझ में ही बात। इसलिए कहीं से भी 1 ईयर का 1 साल का एलएलएम कर लो और नेट के फॉर्म भरना स्टार्ट करो। स्ट्रगल जब आपको पता है कि नेक्स्ट वैकेंसी 1.5-2 साल में आने वाली, तब तक हम तो कुछ अचीव करें लाइफ में। क्या स्टक होके बैठे रहें क्या? नेट निकालो। तुम जैसे ही नेट निकालोगे तुम 30-40 हज़ार के प्राणी हो राजस्थान में, 25-30 हज़ार के तो हो ही। राजस्थान के बाहर चले जाओगे तो 50-60-70 हज़ार के प्राणी बन जाओगे। और तुम्हारे घर वाले जैसे बैंगलोर में रहते हैं तो कल को तुम वहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हो, और आसपास जो लो कॉलेजेस हैं तुम वहाँ पे भी कहीं सेटल हो सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो लाइफ में कौन सी बस हमारे लिए वेट कर रही है हमें नहीं पता, हमें बस ऐसे बस स्टॉप पे खड़े रहना है, जो रुके उसमें बैठ जाओ। बात समझ में आ रही है? मेहनत तो आप कर ही रहे ना। कभी कभी दुर्भाग्य होता है कि हम गलत गोले भरी आए, पेपर को नहीं टाइम पे कंप्लीट कर पाए। दुर्भाग्य ये भी होता है कि वैकेंसी जल्दी आ गई, अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन हमें मेंटली तैयार होना है चीजों के लिए, और वो हुई है तैयार। ठीक है, अगर आपको लगता है कि संघर्ष लंबा चलेगा तो एलएलएम कर लीजिए और नेट निकालिए। उन दोनों बच्चों का नेट का एग्जाम है 30 तारीख का। साल में 2 एग्जाम होते हैं और जीवन में एक ही बार नेट निकालना होता है। नेट ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 महीने में दोबारा निकालना है, उसकी वैलिडिटी 5 साल ही है। एक बार नेट निकाला, मेरा 2017 का नेट किया हुआ है, अब वो 17 की वैलिडिटी अभी तक भी है। भाई जिस दिन डिसाइड कर लिया कि कहीं पे जाना है, अब सीवी तो स्ट्रॉन्ग हो ही गई, इतने डिपार्टमेंट में मल्टी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके सीवी तो स्ट्रॉन्ग है ही। अब कल को मेरे को लगता है कि नहीं यार मुझे कहीं जाके पढ़ाना चाहिए, पढ़ा लूंगा, लेकिन मेरे को नहीं पढ़ाना, मेरे को कोचिंग में अच्छा लगता है। कोचिंग में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होता है आप लोगों को पढ़ा के, वहाँ बच्चा डिग्री के लिए आता है। समझ में आई बात? और अच्छा ऑक्यूपेशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन, टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है लो कॉलेज में। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल 2.5 साल बाद आप नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी सफर लंबा होता है। मेरा एक दोस्त था कार्तिक शर्मा, ही वॉज रैंक 3 और रैंक 2 इन 2017 वैकेंसी 16 में। उसका हमारे साथ ही पास आउट था, उसने भी 1 साल का एलएलएम किया था, और मुझे हमेशा मिलता था जब हम नेट के एग्जाम देने जाते थे 2016-17 में। नेट के एग्जाम जाते थे हमें वो मिलता था। 17 में वैकेंसी हुई, 18 में रिजल्ट आया, एंड ही वॉज रैंक 3 इन राजस्थान। अभी केकड़ी पोस्टेड है, केकड़ी आता है यहाँ पे अजमेर में, अब तो केकड़ी जिला बन गया, केकड़ी पोस्टेड है वो। देखना, आप इतना भी हाई मोटिवेट मत हो जाओ कि अभी मुझसे पूछ लो। जनरली होता है, कुछ तो कर लोगे ये। अरे मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, जब मैं आई वॉज इन राजस्थान स्टडी दैट टाइम। एक सीनियर थे मेरे, और वो मुझे हमेशा एक बार कहते थे, मैं कहता था भैया नेट नहीं हो रहा यार, उनको जब भी फोन करता था भैया नेट नहीं हो रहा, तो वो कहते थे, वो पीएचडी कर रहे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो वो कहते थे कि नेट और प्यार वक्त के साथ हो ही जाता है। मतलब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी की, वो लो ही फील्ड से थे, वो कह रहे थे अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसे आपको इस फील्ड से प्यार नहीं है, जैसे आप एडवोकेसी और लिटिगेशन फ्रेटर्निटी से प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ तैयारी करना ही ठीक लगता है, तो आपको लगता है कि नेट भी आप साथ ही निकाल लेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की तो यू विल इजीली क्वालिफाइड फॉर द नेट ऑल्सो। वो साथ साथ पैरेलल चीज हो जाती है। 15-20 दिन पहले गए ये लड़के, नेट भी निकाल लेंगे। अभी उसका एक इंटरव्यू था पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गांधीनगर में, तुषार का इंटरव्यू था। पूछा सर जाऊं नहीं जाऊं, मैंने मना कर दिया मत जाओ। बोले क्यों मत जाओ? मैंने कहा नेट है आपका? नहीं है सर। मैंने कहा क्यों भीड़ से होने जा रहे हो? वो तो नेट क्वालिफाई को लेंगे ना, या जिसका पीएचडी एनरोल होगा उसको लेंगे। व्हाई वुड दे हायर यू? तुम्हारा तो सिंपल एलएलएम ही तो है, डिग्री तो ली हुई है, अब नेट निकाल लो, तो कर लेना, और क्या तैयारी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है आयु से मत करना, आयु से मत ही करना, हाथ जोड़ लो।
हाथ जोड़ लो आर्यू को, आर्यू से मत करना। एक तो तुम्हारी परसेंटेज को कम कर देंगे, 55% से कम करोगे तो फिर एलएलएम का मतलब क्या है? एक 2 साल के ले ले, में क्या फर्क पड़ता है? 1 साल की करो या 2 साल की करो। जगन्नाथ से कर लो, इससे वीजीयू से कर लो, या इससे कर लो, ये अपने ज्योतिराव फुले से कर लो, है ना, इनके इनसे कर लो, विद्यास्थली से कर लो, राजस्थली से कर लो। देयर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस ओवर हियर। कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल की होती है। एक और बात नेट के लिए ध्यान रखनी है बच्चों को, नेट के लिए एक और बात ध्यान रखना आप लोग। सर नेट जो होती है वो 2 साल में निकालनी होती है। मतलब जैसे अभी आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपको पता है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे आप गए, आपने एमजीआरपी में एडमिशन ले लिया, महात्मा ज्योतिराव फुले, 50-60 हजार रुपये फीस है साल की, 1 साल में एलएलएम आ जाएगी। आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो अभी जो ये अटेम्प्ट हो रहा है ना, ये जून वाला अटेम्प्ट है, ये जून अटेम्प्ट है जो कि अगस्त में हो रहा है, अगस्त सितंबर में हो रहा है। अब दिसंबर वाला अटेम्प्ट होगा जनवरी में, तो आपने वहां पे अभी एनरोल कर लिया खुद को, आप दिसंबर जनवरी वाला जो अटेम्प्ट होगा वो आपको नेट का देना है। बात समझ में आई? साल के 2 अटेम्प्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 सब्जेक्ट मेजर पूछे जाते हैं। अब तो आईपीआर भी आ गया और बहुत सारे सब्जेक्ट नए भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। और एक पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए एक बुक आती है, उसका नाम है केवीएस मदान, लिख लीजिए। पेपर 1 के लिए एक बुक आती है केवीएस मदान, रामबाण बुक है, रामबाण। उस बुक ने ही मेरा नेट निकाला था सेकंड टाइम पे। फर्स्ट टाइम में तो मेरे को भी हवा नहीं लगी थी, फर्स्ट टाइम में तो मुझे भी हवा नहीं लगी थी क्या चल रहा है। केवीएस मदान फर्स्ट, पेपर 1 आप इससे पढ़िए। पेपर 2 जो है वो आप किसी गाइड को खरीदने के बजाय, किसी गाइड को लेने के बजाय, देखो सर नेट एक ऐसी बीमारी है जो निकले, अगर एग्जाम निकलने लगे ना आपका नेट का, तो पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, और ना निकले तो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट भी लोगों के नहीं निकलते। मैंने आंखों देखी बात, ब्रिलियंट लोग भी नेट 5-5, 6-6 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते। एक कमी बता देता हूं मैं, कहाँ नहीं निकलता एग्जाम। अगर आप मार्केट से सोच रहे हो कि यार नेट की कोई लो की गाइड आई है, होती ना गाइड आती है नेट की, वो ले आता हूं मैं, या मैं उसको लाके उससे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं, तो ये काम कभी कभी मत कीजिएगा। आपको पढ़ना है, आप एक जूरिस्प्रूडेंस की परांजपे लेके आइए, कॉन्स्टिट्यूशन की जैन पांडे लेके आइए, इंटरनेशनल लॉ की एसके कपूर लेके आइए। आपका 2-3 हजार का खर्चा बैठेगा, 2-3 हजार रुपए का खर्चा बैठेगा आपका, लेकिन आपकी जो तैयारी होगी ना सॉलिड, पहली बार में नेट निकालोगे। गाइड की चक्कर में मत पढ़ना, गाइड से नेट नहीं निकलता है। मैं अभी अभी कह रहा हूँ, आप लोगों को गलत सलत के जो लगने लगे, अरिहंत की गाइड आती है, बहुत सारी गाइड आती है, गाइड वाइड से मत पढ़ना, वो कभी नेट नहीं निकालती, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी श्योर। बच्चों को भी मैं डांटता हूँ कि नेट निकालना है तो पहली बार में निकालो, अपने आप को सिक्योर करो। लो फील्ड बहुत कॉम्पिटेटिव फील्ड बनता जा रहा है धीरे धीरे, बहुत कॉम्पिटिशन है इस फील्ड में। इट इज नॉट ए वेरी इजी फील्ड जो कोई भी आए और अपने आप को स्टैब्लिश कर ले, सेटल कर ले। टफ फील्ड है, टफ पोर्शन है। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको तैयारी करना, अगर आपके मन में डेडिकेशन है तैयारी करने का, और आप चाहते हैं तैयारी करके इस एग्जाम को निकालना, तो 2 से 3 महीने मेहनत लगेगी। लेकिन जो जनवरी वाला अटेम्प्ट होगा ना, वो अपने एपीओ के बाद होगा, एपीओ के एग्जाम के जस्ट बाद होगा, तो नेट निकाल लेना है। मतलब जब नेक्स्ट चार्जेस आए तो उसको हंसते हुए बोलना है कि बेटा तू तो धोखा दे गई हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तेरे पीछे से 2-4 एग्जाम निकाल के रख ली। इस समय हमने खराब नहीं किया, इसको हमने काबिल बनने के लिए लगाया है। समझ में आई बात? और फिर एक बार नेट लिखो और सीवी को भेजो कहीं पे, इंटरव्यू कॉल भी आएगा और 80,000 रुपए की पेमेंट भी देंगे। राजस्थान में नहीं, हाँ, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे। पुणे में मोर देन 50 कॉलेजेस हैं लॉ के, और सब यूजीसी पे ग्रेड पे देते हैं। यूजीसी पे ग्रेड में मिनिमम सैलरी 67,000 है। कितनी? मिनिमम 67,000। और कोई अच्छा कॉलेज है जैसे महिंद्रा यूनिवर्सिटी हो गई, इक्फाई हो गई, ये जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है हैदराबाद की, बैंगलोर की, दे आर गिविंग 80+, 80-90, 80-90। तो जिंदगी जहां बढ़ा रही है उसको बढ़ाओ, एक जगह स्टक नहीं होना है हमें। अगर हम रुक जाएंगे ना सर जीवन में, ऐसे कहता हूँ ना मैं बहुत सी बार कि उसकी सुई अटक गई वहीं पे। हमने देखा है बसेस, रोडवेज के ड्राइवर, बसेस जो गाड़ी चलाते रहते हैं,
उनका क्या होता है ना सर, उनकी सुई स्टक हो जाती है, और वो आज भी उसी जमाने में कुमार शानू के दौर में जी रहे हैं। आप थोड़े से नए युवक से मिलेंगे तो वो उसके पास ऑटो होगा तो वो हनी सिंह को, बादशाह को सुनता रहेगा गाड़ी में। समझ रहे हो बात? उसे क्या होता है ना सर, जीवन में सुई अटक जाती है, और अटकनी नहीं चाहिए सुई। तुमने अगर किसी भी तुम्हारी लाइफ में कोई भी टॉम एंड डिक एंड हैरी वाली कोई भी वजह हो जहां पे तुम्हारी सुई अटक गई है, वो कभी मत अटकने दो। देखिए सर, जीवन है तो ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, ठीक है? ये तो आप सोच के चलिए, कभी कुछ ज्यादा उम्मीद मत लगाइए किसी से। अपना आए एग्जाम, मेहनत करी, दे दिया, आगे को जो देखा जाएगा। आगे क्या क्या सोचा आगे का, वो हमेशा रहना चाहिए। डन। चलिए मैं थोड़ा सा कौन एविडेंस पढ़ाता हूँ, आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है, वरना मैं ज्ञान के चक्कर में मेरे अंदर जो एनर्जी नहीं है उसके ऊपर भी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन निकाल लीजिएगा। संगम है ना बिलवाड़ा में, 30 के लगभग देते हैं वो लोग, दे आर पेइंग 30। उसमें एक दो दोस्त लगे हुए हैं मेरे, दोस्त क्या लगे हुए हैं, ऐसे कुछ जानकार है, दोस्त तो नहीं बोलूंगा मैं। संगम है ना बिलवाड़ा में, संगम यूनिवर्सिटी। आप कहाँ से मैडम? हनुमानगढ़ गंगानगर। देखो हनुमानगढ़ में वो लगे हुए हैं सर, नेहरू मेमोरियल में लगे हुए हैं सर। बुला रहे थे सर मुझे कि आप आइए सर कॉलेज में थोड़ा सा देखिए, मैंने बोला सर अभी नहीं। उनको मैं भाई साहब ही कहता हूँ, आई कॉल देम भाई साहब, एंड देयर इज ए वेरी हाई रेस्पेक्ट जो उनकी करता हूँ। चलिए, बीच का जो पार्ट है ना सर, बीच का जो पार्ट है, आज ही क्लास खत्म होने के पहले मैं वो चार्ट बनवा के जाऊंगा, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक चार्ट बनेगा? वो एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगा, उसको खत्म कर दूंगा उसमें, ठीक है? लंबा चार्ट बनेगा पूरा, उसको खत्म कर दूंगा। ये बोरिंग काम है, मैं कुछ नया पढ़ाना चाहता हूँ। 91 92 पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ oral evidence by documentary evidence. Exclusion of oral evidence by documentary evidences. हाँ, कल वाला टेस्ट पोस्टपोन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे 2 दिन से ज्यादा फीवर है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था, मैं आज सुबह ही बैठ के क्वेश्चन 75 के अराउंड क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के। आज मेरी सुबह से ये प्लानिंग थी कि टेस्ट को कंप्लीट करूं, लेकिन मेरी आज बॉडी वो साथ नहीं दे रही है इतना, थोड़ा वायरल बुखार चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें हेडिंग लिखिए, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना सर? मैं हेडिंग लिखिए इस चीज की, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हेडिंग ये है, उसमें 91 92 है। लिखिए, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। अभी दोनों सेक्शन को समझे, समझने का काम करते हैं, ठीक है ना? सर ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में कभी भी ओरल एविडेंसेस आप नहीं दे सकते। मतलब अगर दस्तावेजी साक्ष्य है तो आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। ये सेटल नियम है, बहुत बहुत ही ज्यादा सेटल नियम होता है। ये नियम बिल्कुल सेट किया हुआ है बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। विधि ने ऐसा लिखा है कि जहां पे भी कोई दस्तावेज साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है तो आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते कोर्ट के अंदर। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं, प्रैक्टिकल एवोल्यूशन करते हैं कि क्या चीज है। जैसे सेक्शन 17 हमने पढ़ा था इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, दिखाया था उस दिन मैंने आपको, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17। वहां पे एक लिस्ट दी हुई थी डॉक्यूमेंट्स की, कि वो डॉक्यूमेंट्स जो कि लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड होने चाहिए, रिटर्न होने चाहिए, गिफ्ट भलाई से 1 रुपए का ही क्यों ना हो। अगर कोई भी इमूवेबल गिफ्ट है
तो रजिस्टर्ड होगा मैंडेटरी। समझ में आई बात? वरना सर ये प्रॉपर्टी आज मुझे अपना लैंडलॉर्ड 1 रुपए में गिफ्ट कर दे, अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा है? चाहे 1 रुपए का भी हो, लेकिन अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये क्लियर है पॉइंट? हर चीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए जो कि ऑथोराइज बाय लॉ है, ठीक है, जिसको लॉ ने बोला कि नहीं ये चीज रिटर्न होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको इसके बहुत सारे। 164 का बयान, सीआरपीसी, कन्फेशन। कन्फेशन के लिए क्या लिखा है? इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिखा नहीं लिखा है? तो जहां पे भी लॉ कहता है, जहां पे भी कोई विधि कह रहा है कि जो चीज लिखित रूप में होनी चाहिए या जो चीज इन रिटर्न होना चाहिए, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ इस चीज के। जैसे मान लीजिए, पहले समझिए कि लोगों ने जब भी एविडेंस एक्ट बना रहे थे, लोगों ने इतना फोकस क्यों किया राइटिंग के ऊपर कि हर चीज लिखित में होनी चाहिए? इसके ऊपर इतना फोकस क्यों हुआ है? एक लाइन लिखिए, मैन मे लाई बट डॉक्यूमेंट विल नॉट। मैन मे लाई बट डॉक्यूमेंट विल नॉट। बहुत सारे केसेस लिखवाऊंगा मैं। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, न कि दस्तावेज। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, न कि दस्तावेज। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, न कि दस्तावेज। जो पर्पज है सर, जो पर्पज दिया हुआ है किसी डॉक्यूमेंट का, उसका पर्पज ये होता है कि एक तरह से एक्सक्लूसिविटी दिए डॉक्यूमेंट को। अगर कोई दस्तावेज लिखा हुआ है जो कि रिटर्न होना चाहिए था, लॉ ने बोला सर क्या होना चाहिए? रिटर्न। जैसे 161 के बयान, अभी सब दिखाता हूं मैं आपको। 161 के बयान, अब 161 के बयान कहाँ आते हैं ये भी सुनिए। एफआईआर फाइल हो गई, पुलिस वाला बुलाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। एफआईआर किन केसेस में फाइल होगी? सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में फाइल होगी, सिर्फ संज्ञेय मामलों में फाइल होगी। पुलिस वाला एक को बुलाएगा, आ जा चल स्टेटमेंट दे। क्या जानते हैं इसके बारे में? 161 के सारे बयान दर्ज हो रहे हैं। क्या 161 में भी ये राइटिंग वाली चीज लिखी है? देखें, चलो दिखाता हूं। चलो देववंश आपको ही खोलते हैं। लिखा है इसमें, द पुलिस ऑफिसर may reduce into writing any statement made to him। लिखा हुआ है कि जो भी चीज लिखी हुई है। अब 3 चीजें लिखी हुई होनी चाहिए लिखित में। अब ये नियम सब पे नहीं लगता है, सिर्फ तीन चीजों पे लगता है। किस पे लगता है? 3 चीजों पे, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिपोजिशन। डिस्पोजिशन है, डिपोजिशन है? डिस है क्या? डिस्पोजिशन जी। 3 चीजों पे लगता है सर ये। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इस सर चीज किन 3 चीजों पे लगता है? संविदा, अनुदान या संपत्ति के किसी अन्य वैनन के संबंध में। अब आप बताइए, क्या 161 के बयान पर लगेगा क्या 92, 91? देखिए एक बार डायरेक्टर को आगे भी तो पढ़िए, क्या 3 चीजों के अलावा और भी कुछ दिया हुआ है क्या? सर ने जो बोला वही देखना है, अपनी मेहनत एफर्ट्स कुछ नहीं। आगे देखिए, 3 चीजों के अलावा भी कहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा है? तुम तो बोले नहीं नहीं लिखा हुआ। छात्र, सब छात्रों की एक आवाज है और क्या।
हम तो जेंटल न्यूट्रलिटी में बिलीव रखते हैं। किसमें? इसको हाँ, वो सब्जेक्टिव है आपका स्टेटमेंट, हो सकती है, ऐसा बात नहीं है। जब जेंडर न्यूट्रल लॉ बन सकते हैं तो जेंडर न्यूट्रलिटी तो हो सकती है ना, हो सकती है। क्या महिलाएं, क्या बीएसएफ में नहीं है क्या महिलाएं प्लेन नहीं उड़ा रही? मिशन करती है, अमेरिका में तो करती है, अब हमारे यहाँ भी कर लेंगे, थोड़ा समय लगेगा। जेंडर न्यूट्रलिटी बोल रहा हूँ, इक्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं। न्यूट्रलिटी अलग चीज है। जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए समान रूप से वो बात लागू है। इक्वालिटी अलग है, न्यूट्रलिटी और इक्वालिटी में अंतर है। इक्वालिटी अमंग्स इक्वल होती है, समझ में भाई बात? अभी क्लास में कोई दिव्यांग छात्र है, क्लास में अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग छात्र है अपना, हेलो जी, जी सर नमस्ते। सर एक बार मैं क्लास लेके फोन करूँ आपको? देखिए क्लास में अगर कोई दिव्यांग छात्र बैठा है तो वो इक्वल है क्या? लेकिन वो न्यूट्रल हो सकता है, वो जेंडर रूप से वो न्यूट्रल हो सकता है। बताइए मुझे, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं 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 नहीं, कैसे सब्जेक्टिव है? आप वही बात है ना कि अगर आप बोलो पक्षी को तेरे और मछली को बोले पेड़ पे चढ़े, कैसे हो सकता है? इक्वालिटी अमंग इक्वल होती है, लेकिन जेंडर न्यूट्रल तो बहुत ही अलग चीज है। कानून और विधि जो बनाई गई है, या फिर इस क्लास में जो एक माहौल है, जैसे आंसर अगर आता है तो फिर वो महिलाओं ने दिया हुआ पुरुष ने दिया, वो समान आंसर है, उसका खंडन नहीं हो रहा। तो ठीक है सर, तो बात क्या बोल रहा है ये कि तीन चीजों में, तो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिपोजिशन। ग्रांट क्या होती है, डिपोजिशन क्या होती है, और डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, संपत्ति का वहनन क्या है, उसको भी हम लोग समझते हैं। 161 में और भी चीजें होती है, इसमें लिखा हुआ है एंड ऑल द मैटर्स, क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी फॉर्म इन द डॉक्यूमेंट। जो भी चीज लिख दी है उसको आप ओरल एविडेंसेस से उसको साबित नहीं कर सकते, मौखिक साक्ष्य देके आप उसको आप साबित नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तुम लोग जेक वगैरह का फॉर्म भरते हो क्या, आर्मी वाला? ऐसी चीजें वहां पे आती है। अभी इस साल से तो क्लेट हुआ है, तो तुम मतलब इस साल का मतलब जो 2024 वाला पेपर था, जो 25 में एडमिशन देगा, उसके लिए क्लेट मांगा है। इसी साल से हुआ है, मतलब लास्ट जो 24 में एग्जाम हुआ था उसको कंसिडर किया है 25 में। ऐसा होता है क्लेट का सिस्टम। क्लेट आजकल जून जुलाई में नहीं होता, दिसंबर में होता है। अगर मतलब आपको एलएलएम करना है एनएलयू से, किसी भी एनएलयू से एलएलएम करना है, दिसंबर में एग्जाम लग जाएगा, फिर आपको कॉलेज मिलेगा जुलाई में। बात समझ में आ रही है? उससे बच्चों की पढ़ाई इंपैक्ट नहीं होती। आप जेक का फॉर्म भरना तो उसमें इसी टाइप की डिबेट होती है। तो सर बात ये है, इसको अगर दोबारा पढ़िए, जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य वैनन के निबंध दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, तथा तब उन दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, इस संविदा अनुदान या संपत्ति के वैनन के निबंधों ने ऐसी वैसी बात साबित किया जाना दस्तावेज से दशाओं पर। ठीक है, ओके, आगे समझिए। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट में है, ग्रांट में है, या फिर डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में है, या फिर किसी भी जो चीज है रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो कि वो राइटिंग में होनी चाहिए। अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको साबित करने के लिए क्या चाहिए सर? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही चाहिए। आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं देंगे, आप सेकेंडरी एविडेंसेस नहीं देंगे, और सेकेंडरी एविडेंस को आप कोर्ट में नहीं दे सकते। किन किन प्रोविजंस के अंदर होगा, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बताऊंगा, इसके ऊपर ही बताऊंगा। सेकेंडरी बाद में, कुछ कंडीशंस प्रूव करोगे तब सेकेंडरी। सेकेंडरी पे डायरेक्ट नहीं दे सकते। देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 65, बताया था ना आपको? हाँ, P3 DMPD का अकाउंट देगा, बताया था ना आपको वाला फॉर्मूला, याद करो।
वो फॉर्मूले को याद करके लिखना है पूरा। तो आपको पता चल गया कि उस फॉर्मूले को अगर मतलब वो जब कंडीशंस होगी तभी दे सकते हो, लेकिन जनरल रूल क्या है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिपोजिशन है तो आप उसमें ओरल एविडेंसेस नहीं देंगे। इसमें लिखिए थोड़ा सा, इसमें लिखिए थोड़ा सा। इसमें लिखिए थोड़ा अच्छी जगह से और कुछ 2-3 नोट्स रेफर करके लिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, इसमें लिखिए where both oral evidences as well as documentary evidences are admissible। लिखिए इसमें सेक्शन 91 में where both oral evidences as well as documentary evidences are admissible, जहां कहीं भी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों समान रूप से ग्राह्य हों, जहां मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों समान रूप से ग्राह्य हो। Documentary evidences are admissible where both oral as well as documentary evidences are admissible. The court may go by the evidence which seems to be more reliable. The court may go by the evidence which seems to be more reliable. तो न्यायालय उस साक्ष्य के साथ जाएगा जो कि विश्वसनीय हो। आगे लिखिए, there is nothing in the act requiring that documentary evidences should prevail over oral evidences. There is nothing in the act requiring that documentary evidences should prevail over the oral evidences. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह नहीं दिया हुआ है कि मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्यों पर अधिभावी प्रभाव लगाएंगे। मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्यों पर अधिभावी प्रभाव लगाएंगे। पैराग्राफ में लिखिए, where the fact is to be proved is embodied in the document, where the fact is to be proved embodied in a form of document, where the fact is to be proved is embodied in a form of a document, जहां कहीं भी किसी तथ्य को साबित करना हो और वह दस्तावेज के रूप में दिया गया हो क्या लिखा था मैंने पिछले लाइन में? अधिभाव प्रभावी देते हैं। क्या लिखवाया मैंने हिंदी में? एक सेकंड, क्या लिखवाया हिंदी में शीतल? ऐसा कहीं इस अधिनियम के अंतर्गत ये नहीं दर्शाया गया है। हाँ सही तो है। अरे वो देयर इज नथिंग मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा, ये लिखवाना है। नथिंग का कोई इंपैक्ट नहीं है यहाँ पे ज्यादा। मतलब ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत वो चीज नहीं दी गई है।
इंग्लिश में क्या लिखवा है, हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखवा है? सही तो है, सही है, दोनों में सही है, यही तो मतलब, अरे मतलब यही तो लिखवाना चाह रहा हूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ओरल एविडेंस, हम मतलब ओरल एविडेंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री प्रिवेल करेगा। ये अधिभावी का क्या होता है मतलब? अधिभावी का मतलब क्या होता है? ओवर राइडिंग इफेक्ट, ओवर राइड इफेक्ट नहीं देता है उसको। नहीं नहीं वो ठीक है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, छोड़ो छोड़ो अभी उससे। इंग्लिश में ठीक है ना? हाँ बस ठीक है। कुर्सी की वो फ्लाइट में सफर किया है आपने, नहीं किया? उसमें अपनी पेटी बांधो, ठीक लिखा है उसमें, अभी आपको दिखाऊंगा। एयर फोर्स अनाउंस करती है कि किसी भी आपातकाल के हालात में पहले अपना मास्क और अपनी कुर्सी की पेटी को संभालिए, दूसरों की चिंता मत कीजिए। अच्छा, बाद में दूसरों की हेल्प कीजिए, चिंता मत कीजिए। शीतल बताओ, दिक्कत है उसमें? हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मीनू, मीनू बताइए, अरे मीनू बताइए, अरे मेरा फ्लो बिगाड़ दिया ना लेकिन आपके चक्कर में तो। मीनू बताइए, वो एक बच्चा बता देगा। मीनू ये अधिभावी प्रभाव वाला पॉइंट गलत बता रहे हैं कि सर इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मीनू से कंफर्मेशन कर लेते हैं। जी सर सही है, जी सर सही है, सही है, वो सही है, अरे डोंट वरी, कोई गलत थोड़ी लिखाएंगे। आगे लिखिए, कहां तक लिखवाया था? द डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट वेदर, द डॉक्यूमेंट, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट में, डॉक्यूमेंट के बाद में ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, primary or secondary evidence is the best evidence, is the best evidence to prove such fact, is the best evidence to prove such fact, is the best evidence to prove such fact, to prove such fact। हिंदी में कहां तक लिखवाया था? दस्तावेज को, दस्तावेज के रूप में दिया गया है, चाहे वह प्राथमिक साक्ष्य के रूप में हो या द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, चाहे वह प्राथमिक साक्ष्य के रूप में हो या द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, चाहे वो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में हो या द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, सर्वोच्च साक्ष्य, सर्वोच्च साक्ष्य, सर्वोच्च साक्ष्य केवल, सर्वोच्च साक्ष्य केवल दस्तावेज को ही माना जाएगा, दस्तावेज को ही माना जाएगा, सर्वोच्च साक्ष्य केवल दस्तावेज को ही माना जाएगा, दस्तावेज को ही माना जाएगा। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना स्टार्ट कीजिए। वेयर द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोमा ग्रांट और सम अदर डिपोजिशन, with the term of a contract, grant or some other disposition of the property, disposition of the property, disposition of the property is reduced in the form of a document, is reduced in the form of a document, is reduced in the form of a document, or is required by law, or is required by law, or is required by law, or required by law to be reduced in the form of a document, to be reduced in a form of a document, to be reduced in a form of a document. No evidence, no evidence shall be given, no evidence shall be given, no evidence shall be given for the proof of terms, for the proof of terms, for the proof of terms,
for the proof of terms except by the primary or secondary evidence, except by the primary or secondary evidence in writing itself, except by the primary or secondary evidence in the writing itself, in the writing itself. लिखिए, जहां कहीं भी जहां कहीं भी जहां कहीं भी किसी सुविधा जहां कहीं भी किसी सुविधा या अनुदान या या संपत्ति के किसी वर्णन को या संपत्ति के किसी वर्णन को संपत्ति के किसी वर्णन को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया गया हो, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया गया हो, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया गया हो तथा तथा विधि द्वारा तथा विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित है कि तथा विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित है कि तथा विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित है कि उसे दस्तावेज के रूप में लिखा जाए तथा विधि द्वारा अपेक्षित है कि उसे दस्तावेज के रूप में लिखा जाए, दस्तावेज के रूप में लिखा जाए, तो उस परिस्थिति में उस तथ्य को साबित करने के लिए उस परिस्थिति में उस तथ्य को साबित करने के लिए प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के अलावा कोई और साक्ष्य नहीं देना होगा, कोई और साक्ष्य नहीं देना होगा, कोई और साक्ष्य नहीं देना होगा, कोई और साक्ष्य नहीं देना होगा। अब बेरेट क्या कहता है उसको थोड़ा समझाता हूं मैं। इसमें सर ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए। सेक्शन 91 है ना, इसमें एक तो क्या है सर, जनरल रूल, एक है सर इसमें सामान्य नियम, एक इसमें सामान्य नियम, इसके दो हैं अपवाद, एक्सेप्शन। सामान्य नियम समझा दिया मैंने आपको, किस आप प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, लेकिन पहले क्या देंगे, प्राइमरी देंगे, सेकेंडरी तभी दे सकते हैं जब वो 65 की कंडीशंस फुलफिल हो जाए। इसके हैं तीन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण भी इसमें, ये अपवाद है इसके दो, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2, दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर। तो कैसे याद रखना है इसको, बच्चे बोलते सर 91 याद नहीं रहता, तो डायग्राम में हमेशा याद रखना कि एक जनरल रूल है, दो एक्सेप्शन है, तीन एक्सप्लेनेशन है। कैसे याद रहेगा, मेंस में लिखना है, मेंस में आने के हायर प्रोबेबिलिटी है इसकी, 91 आ सकता है मेंस के अंदर, याद रह जाएगा ये। थोड़ा सा मैं और सेक्शन 91 को, सामान्य नियम समझ में आ गया ना, चलो थोड़ा टफ बनाया जाए, टफ बनाया जाए। दो एक्सेप्शन से तीन एक्सप्लेनेशन है, मेरे बिल्कुल बेसिक बुद्धि लगाया करो। अच्छा, एक्सेप्शन के एक्सप्लेनेशन सोच रहे थे आप, हाँ, वाह 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 वाह। देखिए सर, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सुनिएगा। अब यहाँ से टफ पार्ट, आसान पढ़ा दिया, अब टफ में आ जाइए। दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब ये मत कहना सर दो तरह के डॉक्यूमेंट में प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, ये मत करना। दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट, और दूसरा होता है नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट
सकारात्मक दस्तावेज, और दूसरे को इन्होंने बोला है नॉन डिस्पोजिटिव को जो लोग तो डिस्पोजिटिव ही लिख रहे हैं, मूर्ख लोग, जजमेंट में भी डिस्पोजिटिव ही लिख रहे हैं। क्या होते हैं दोनों डॉक्यूमेंट, अब समझिए इनको, और यहां से डॉक्यूमेंट्स की एक नई परिभाषा और नए तरीके से आपको डॉक्यूमेंट समझाता हूं कि क्या होता है। सर डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट क्या होता है? इसको हम लोग फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। मतलब एक तरह से साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं तो एक सिंपल डॉक्यूमेंट है डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जहां पे भी दो या दो से ज्यादा पक्षकार साइन करते हैं, उसको क्या 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 कहा जाता है? टू और मोर पार्टीज, अगर पक्षकार अगर साइन कर रहे हैं ना इस डॉक्यूमेंट को, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट, सकारात्मक दस्तावेज। गैर सकारात्मक क्या होता है उसको समझिए, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट वो होते हैं जिसमें किसी पार्टी का साइन नहीं है। जैसे मैं लेटर लिख के भेजता हूं आपको, क्या लिख के भेजता हूं? लेटर। ये यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं? बायलेटरल। अब ऐसे अगर आप कहना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है सर? यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट है, मतलब द्विपक्षीय दस्तावेज है ये। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट क्या हो गए? दो पार्टीज है ना सर इसमें, लेकिन ये यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं किसी को पत्र लिख के भेज रहा हूं, देखिए एक स्टेप अब पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा ऊपर होने वाले, फोकस रखना प्लीज लास्ट के 15-20 मिनट आधा घंटा इस क्लास में। अब दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एक होता है डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट, इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी होती है, और एक डॉक्यूमेंट वो होते हैं जैसे मैंने किसी को पत्र लिखा, मैंने आपको लेटर लिखा, किसी का साइन नहीं है उसमें, ठीक है? किसी का साइन लिख तो मैं ही रहा हूं ना, क्या पता मैं साइन भी कर दूं उसके नीचे, लेकिन वो है क्या? यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट, एक पक्षीय दस्तावेज है वो। बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं आई? देखिए सर, ये जो दस्तावेज होते हैं ना, ये दस्तावेज हमेशा तो दो पार्टीज वाले दस्तावेज होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के लिए राइट्स क्रिएट करते हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए अधिकारों का सृजन करते हैं, अधिकारों का या फिर कर्तव्यों को क्रिएट करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, अब कॉन्ट्रैक्ट में मैडम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी कह रही है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, तो और आपका भी अधिकार है, कि आप उसको बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। दूसरी पार्टी का राइट है, आपकी भी लाइबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? बस आप समझिए, जहां पे भी कोई कोई डॉक्यूमेंट को साइन करती है, लिख के रखती है, उसको मैं डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ। तब पार्टी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक बार समझाऊंगा, एक स्तर ऊपर। ये मेरे फाउंडेशन में पढ़ाना है, ये यहाँ मैंने छेड़ दिया इसको हल्का सा ऊपर, जिसको समझ में आएगा उसको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। तो बस इतना समझिए कि सर ये क्या है ना सर, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारी पार्टीज भी हो सकती है, ठीक है? एक या एक से ज्यादा पार्टीज भी इसमें हो सकती है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पार्टी साइन तो एक ही पार्टी ने किया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्या है सर? फिर भी सकारात्मक दस्तावेज है। कैसे? एक ही पार्टी ने साइन किया फिर भी सकारात्मक दस्तावेज है, कैसे? अरे सर वसीयत, आदमी साइन करके चला गया और किसी के फेवर में क्या क्रिएट करके चला गया? राइट, अधिकार। जब कोई भी सकारात्मक दस्तावेज जो किसी के फेवर में, सिर्फ दो पार्टीज तक की सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू भी होते हैं, इसके डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीज हो गया, सेल डीड हो गया, मॉर्गेज हो गया, ये सब तो होता ही है इसके अंदर, लेकिन बाकी चीजें भी होती है। जैसे विल है, वसीयत, वसीयत तो लिखित रूप में आवश्यक है होना। आपने सुना है कभी ओरल वसीयत? मरते मरते उसको बोल रहा हो कि सारी संपत्ति उसको दे देना। ओरल ओरल सुना है कभी आपने कि ओरल विल होती है? अरे वसीयत कभी मौखिक होती है क्या? नहीं होती। रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग है ना, वो भी राइटिंग में है ना। जो भी डॉक्यूमेंट कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं किसी के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट इधर फॉल करते हैं। आप किसी में भी चले जाओ, एक्सचेंज में चले जाओ,
विनिमय में चले जाओ या गिफ्ट में चले जाओ, ठीक है ना, आप गिफ्ट चले जाओ, विनिमय में चले जाओ, मॉर्गेज चले जाओ, जितने भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है वो सारे इस वाले डॉक्यूमेंट के आधार पर काम कर रहे हैं। अब आओ इधर, नॉन डिपोजिटिव डॉक्यूमेंट क्या होते हैं सर? ये जनरली जो क्रिएट किए जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये हर बार किसी राइट या ड्यूटीज को ही बनाने के लिए किए जाएं। जैसे सेक्शन 164, सेक्शन 161 सीआरपीसी, बात समझ में आ रही ना? ये रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस इन राइटिंग है, लेकिन ये काम के नहीं है 91 92 के पर्पज से, इसलिए बात बता रहा था मैं आपको। ये दो दस्तावेज तो ये भी होते हैं, लेकिन इनका पर्पस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये कोई नया राइट क्रिएट नहीं करता आपके फेवर में। एक एक सवाल पूछूं, बताएंगे आप, उसका जवाब देंगे आप? लिमिटेशन पढ़ा हुआ है? लिमिटेशन पढ़ा हुआ है? सिविल तो नहीं पूछूंगा आपसे, लिमिटेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों का? किसका पढ़ा हुआ है लिमिटेशन? मेरे से किसने पढ़ा हुआ है? दोनों ने पढ़ा हुआ है। जिसने मेरे से नहीं पढ़ा उसका नहीं मैं पढ़ा हुआ मानता। ये आउट ऑफ एरोगेंस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब जो समझाने वाला हूँ वो समझना। टचवुड, प्रभु घमंड मत लाने देना, हम तो क्या चाहिए हमें, लेकिन आप समझना बात, बहुत माइन्यूट बात बताऊंगा आज लिमिटेशन की। हर लो कनेक्टेड है एक दूसरे से। तुम्हें लगता होगा ना कि सर क्या लो पढ़ा रहे हो आप, इधर उधर भागते रहते हो। तुम शार्प बनोगे इससे, क्या बनोगे? और लो में शार्प होना बहुत जरूरी है। तुम अगर शार्प नहीं हो तो फिर क्या बात, किस बात के जज हो, किस बात के एपी हो, अरे किस बात के जूनियर लॉ ऑफिसर हो, और किस बात की वकालत करोगे अगर शार्प नहीं हो तो? जो 5 साल धक्के खा के वकालत सीखोगे ना, वो 1 साल में मैं सिखा दूंगा तुम्हें, यहां से तेज बना दूंगा। समझना और समझने की कोशिश कीजिएगा। सेक्शन 18 क्या बोलता है कि सर, वो बात करता है एक्नॉलेजमेंट की, एक्नॉलेज करने की। इसने 1 लाख रुपए लिए थे सर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, किसका पीरियड, दोनों क्या है समझ में आए? पीओएल पीपी, परिसीमा काल और विहित काल। पहले ये बात समझिए, 1/1/2001 तक का पैसा था। पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है सर इस दिन, ये खत्म हो रहा है 31/12/2000, ओ सॉरी 2 को या 3 को, 3 साल कब खत्म हो रहे हैं? ठीक है, 3 को खत्म हो गया। इकतीस 12 को 3 साल खत्म हो रहे हैं। एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो सेक्शन 12 का यूज करके, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसका एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लिया अपन ने। यहां तक सूट फाइल हो सकता है? अरे हो सकता है ना। सेक्शन 18 ये बोलता है कि कभी भी आपको अगर राइट क्रिएट करना है, पैसा नहीं मांगा नहीं मांगा नहीं मांगा, लेकिन सब जब 2 महीने बचे थे ना, तो 2 महीने में उसने बोल दिया, लास्ट के 2 महीने में उसने आके बोला कि सर प्लीज थोड़ा सा टाइम और दीजिए। उसने क्या बोला? उसने एक मेल लिखा आपको, क्या लिखा? तो मतलब ना 2001 में मेल नहीं होता था, सिचुएशन है तो हम लोग कुतर्क मत करना। 2001 में मेल होता था नहीं होता था, तो मेल लिखा और मेल में उसने बोला कि 2 महीने, मेरे को 6 महीने का टाइम और दिया जाए। क्या बोला उसने? द मोमेंट ही आस्क फॉर टाइम, यहां से फिर से कितना टाइम हो गया? अब आप बताओ मुझे, जो इसने मेल लिखा, मेल भी डॉक्यूमेंट ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल डॉक्यूमेंट ही है सर। इसने क्या लिखा था? मेल लिखा था ना सर, ये भी हम डॉक्यूमेंट ही माने? अरे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है ना ये। 220 कौन सा है? ऑफ आईटी एक्ट, 220 ऑफ आईटी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है।
हमने 3 साल ऐड कर दिए। अब बताओ ये जो डॉक्यूमेंट है ये डिस्पोजिटिव है नॉन डिस्पोजिटिव है? कौन सा डॉक्यूमेंट है? क्यों? राइट क्रिएट नहीं हुआ क्या? आपको क्या लगता है? इनका आंसर ठीक है, रीजंस गलत है। ये डॉक्यूमेंट नॉन डिस्पोजिटिव है। यहाँ राइट कहाँ क्रिएट हो रहा है सर? राइट तो ऑलरेडी इसके फेवर में था। राइट क्रिएट हुआ क्या? जब उसने बताया कि मैं आपको और टाइम दे रहा हूं, तो जिस टाइम बताया उस टाइम राइट था नहीं था? कोई नया राइट क्रिएट हुआ क्या? बताया तो तभी है ना जब टाइम था। राइट क्रिएट कहां हुआ है? अरे यार फिर से वही तुमको समझाना पड़ेगा फिर से। लो समझो सर, एक प्रॉपर्टी है, इसमें 3 भाइयों में बंटवारा होने वाला है। विभाजन सूट कौन सा फाइल किया है? पार्टीशन का सूट फाइल किया है, विभाजन के लिए वाद संस्थित किया है। टोटल जमीन है सर 100 एकड़। दिमाग खुला रखना। टोटल एक जमीन कितनी है? 100 एकड़। पार्टीशन का सूट है, विभाजन का वाद संस्थित करना है कोर्ट्स के अंदर। अब समझिएगा, और बिल्कुल कोर फंडामेंटल और बेसिक से समझा रहा हूं। क्या आप कोर्ट जो ट्रांसफर कर रही है इसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, इसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, क्या आप इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे क्या? कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, कोर्ट ने क्या करी, एक डिग्री पास कर दी पार्टीशन की, और कोर्ट ने बोला ये जमीन इसकी है, ये जमीन इसकी और ये जमीन इसकी है। क्या आप इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे? नहीं। क्यों? यहां पे भी बोल दो कि नया राइट क्रिएट हुआ है ना, फिर यहां पे भी कह दो कि नया राइट क्रिएट हुआ है सर। यहां पे क्यों नहीं कह रहे फिर? अरे जो राइट ऑलरेडी था उसी को तो बढ़ाया है। राइट खत्म हो गया था क्या? राइट को एक्सटेंड किया है। राइट राइट एक्सटिंग्विश कहां हुआ था? जैसे फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है ना, ये इसका फायर एक्सटिंग्विशर ही नाम क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, खत्म कर देता है। इसका राइट खत्म हो गया था क्या? नहीं हुआ ना खत्म। सेक्शन 27 का देखना क्या हेडिंग है, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट का क्या है? सेक्शन 27 के लिमिटेशन का हेडिंग क्या है? हाँ हाँ करके तो दोनों बोलते हैं। बस चलती बात में तुमको आपा टेकना होता है। लोग क्या बोलते हैं सर, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। यहां तो प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको क्या कर दिया है, खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय बोला। आप समझ में आ रही है? जब राइट था तो उसको बढ़ाया है, तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया, डिस्पोजिटिव नॉन डिस्पोजिटिव? आंसर इनका ठीक था लेकिन इनकी रीजनिंग गलत थी। देखिए रीजनिंग ही सब कुछ है। क्या है? रीजनिंग। अरे रीजनिंग के बिना मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए और बिना बैट के गए, आप छक्के मार पाएंगे क्या? वैसे ही जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग करते वक्त जब तक आप रीजनिंग नहीं लिखेंगे अच्छी, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। बच्चे कहते हैं ना कि सर नंबर नहीं आ रहे रीजनिंग में, हमें जजमेंट में नंबर नहीं मिल रहे, 2 नंबर 3 नंबर मिलते हैं। उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि रीजंस नहीं लिख रहे हो आप। रीजंस क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि कंसेप्चुअली फंडामेंटली उतने शार्प नहीं हो। कुछ नया राइट क्रिएट है क्या यहाँ पे? ऑलरेडी राइट था, फिर से तो तुम्हारे को लगता है कि हाँ ये राइट क्रिएट है, तो फिर वहां पे तुम कह दो कि हाँ सर ये तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जो कोर्ट ने की है। बात समझ में आई? बहुत सारी जगह होती है ऐसी चीज। अब मान लीजिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ होती है? अरे दी भी ना इंक्वेस्ट रिपोर्ट 174, 175, 176 दिए ना। किसी की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या बनाएगा, इंक्वेस्ट बनाता है ना। अब इंक्वेस्ट भी रिड्यूस इन राइटिंग है। किसी कोई राइट क्रिएट हो रहा है क्या? क्या कन्फेशन से 161 से कोई राइट क्रिएट हो रहा है क्या? 161 के बयान दिए पुलिस ने आपको, उससे कोई अधिकार क्रिएट होता है क्या? होता है क्या कोई अधिकार क्रिएट?
पुलिस का बयान है, दे दिया और क्या। उसको तो ट्रायल में भी यूज नहीं कर सकते पुलिस के बयान को, तो 162 में लिखा हुआ है ना, दिखाया था ना क्लास में आपको मैंने कि पुलिस को दिए हुए बयान को ना तो आप किसी भी ट्रायल में, प्रोसीडिंग में, इन्वेस्टिगेशन किसी भी जगह यूज नहीं कर सकते। नहीं अदर पार्टी यूज कर सकती है। कॉन्ट्रडिक्शन करना है तो फैक्ट्स को घुमा फिरा के लेके आओ, सीधा तो आप नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है कि 161 के बयान में आपने ये कहा है, क्या आप मानते ऐसा हुआ था? ऐसा नहीं होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि वो विटनेस ने जो बयान दिए 161 में, 161 सीआरपीसी में, सर 161 के बयान में आपने लिखा है कि आप वहां पे थे और काले कलर की शर्ट में था अक्यूज्ड, ये आपने लिखा है क्या? ऐसा नहीं होता है। उसको पूछना होता है कि क्या कलर की शर्ट पहन रखी थी उस दिन, पर सीसीटीवी में तो लाल कलर की आ रही है। आप डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ही क्रक्स बात है क्रिमिनल ट्रायल की। अरे एक्ट बदल दोगे, उसका मूल सार भावना थोड़ी बदलोगे। अभी जितने भी एक्ट बदले उसके बाद व्यवस्था बदलने वाली है जयपुर की, क्योंकि एक्ट आ गए नए। और बदलाव किसमें हुआ है? बदलाव किसमें हुआ है? क्रिमिनल में। तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? अब पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाएगी और क्या। सूचक प्रश्न पूछते हैं, सूचक, वेरी गुड, सूचक प्रश्न पूछते हैं। चीफ क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन होते हैं ना, उसको सूचक प्रश्न पूछते हैं। वेरी गुड मीनू। बच्चे बहुत होशियार हैं, बस समय कम है इनके पास। शी इज इन 3rd ईयर बट डेफिनेटली शी विल क्रैक द आरजेएस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। कोई कहते ना कि ऑनलाइन सर पढ़ाई नहीं हो पाती, समझ में नहीं आता। शी इज अ गर्ल एंड वो ऐसे लग के बैठती है। ठीक है सर, ये बात समझ में आई आपको? डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट एक तरह से फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमने ये प्रॉपर्टी लीज पे ले ली। लीज भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। पट्टा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का एक रूप है। अरे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित नहीं है। पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें क्या बोलते हैं, टीपीए में भी उसको पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी उसमें जनरल प्रिंसिपल है जो 175 जो है, 1 से लेकर 75 कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है, यही पार्ट तो उधर भी आ रहा है। सामान्य सिद्धांत तो वही है सारे जो लग रहे हैं। अगर मेरे को लीज करनी है तो वही कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 लगेगा। मैं साउंड माइंड होना चाहिए, मैं 21+ होना चाहिए। सारे जनरल प्रिंसिपल्स तो वही लागू हो रहे हैं ना सर, कोई अलग से कानून आ गया क्या उठ के? समझ में आई? तो नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिटर्न होते हैं, लिख दिया कानून ने कि हाँ है, लिखा हुआ, रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत है। एक बार 463 निकालेंगे अपन सीआरपीसी का। सीआरपीसी का लाया ना, सीआरपीसी तो पढ़ ही रहे थे अभी। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक स्टेप जाके दिमाग थोड़ा घुमाने वाला हूं, थोड़ा सा यहाँ पे शॉक लगेगा। अब 463 में क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी 463 सीआरपीसी क्या बोलता है। 463 सीआरपीसी 463 बोलता है कि अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है, आपने एविडेंस जो लिखित में होना चाहिए था आपने उसको नहीं लिखा है, कन्फेशन करना था रिटर्न, लिखित में कन्फेशन लेना था 164 का, संस्वीकृति लेनी थी 164 में, रिटर्न लिखित रूप से आपने नहीं ली है, आपने नहीं किया है, तो उसके लिए ओरल एविडेंसेस अलाउ नहीं होंगे। उसके लिए ओरल एविडेंसेस अलाउ नहीं होंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 91 टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस
If satisfied, non-compliance has not injured the accused in defense on the merits, he duly made the statement recorded, admits such statement. बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? अभी समझाऊंगा. हिंदी में लिखा हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 191 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है यदि उसका समाधान हो सकता है कि ऐसे अनुपालन के ने अभियुक्त की गुणागुण पर प्रत्यक्ष पर. ठीक है, वो फालतू बात लिखी हुई है. हाँ, अब समझिए इधर. जी सर, अब तक जो हम भूमिका निभा रहे थे तो नोट किया आप लोगों ने? ठीक है ना, नोट करते रहना. डायग्राम्स हैं जो जान होते हैं. सिविल पढ़ रहे हो, क्रिमिनल पढ़ रहे हो, इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम्स फ्रीक्वेंटली तो फिर समझ में नहीं आएगा जब आप लेटर ऑन पढ़ेंगे उसे. निष्कर्ष सुनिए अब इसका. निष्कर्ष बता दूं डिस्पोजिटिव और नॉन डिस्पोजिटिव का. चलो एक डायग्राम बनाऊंगा, तुम लोग भी हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी निष्कर्ष लिख लेना. कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हिंदी भी लिखा करो. क्या निष्कर्ष है? क्या निष्कर्ष है डिस्पोजिटिव का? पहले हम कोचिंग खोल रहे थे तो हमने सोचा था कि कोचिंग का नाम रखेंगे निष्कर्ष. फिर सोचा कि उत्कर्ष के बहुत समानांतर हो जाएगा. उत्कर्ष निष्कर्ष, लोग मजे भी तो लेने लग जाते हैं. निष्कर्ष उत्कर्ष कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लोग. तो फिर निष्कर्ष में कुछ ऐसा अच्छा भी नहीं लगा कि क्या निष्कर्ष, कोई बहुत सुहाना नाम नहीं, जैसे सम्यक अच्छा नाम लिखा इन लोगों ने. अपने अभ्युत्थान के साथ गए. अभ्युत्थान मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, जितना टफ ये नाम है याद करने में उतना ही आसान होगा लोगों के जबान पे चढ़ने पे. तुम आए थे जब एडमिशन लेने तब तुम्हें भी दिक्कत आई होगी. फिर धीरे धीरे क्या होता है, तुम लोग तो फाउंडेशन वाले बच्चे हो. क्या होता है सर, इसका निष्कर्ष समझिए कि अगर ये स्वैच्छिक रूप से दिया गया है, वॉलंटरली, और ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है, विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है. विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है. विधि द्वारा लिखित में होना क्या है? अपेक्षित. विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है. इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. लिखिए oral evidence is not allowed. Oral evidence is not allowed. मौखिक साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे. विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है. इसका डायग्राम थोड़ा सा लगे. विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है. देखिए, ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य दिए जा सकते हैं और मौखिक साक्ष्य नहीं दिए जा सकते. निष्कर्ष हो गया सर ये. अभी तुमको समझ में आया नहीं आया डायग्राम बना के बताओ, क्या समझ में आया? कि अगर सर नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट भी है, समझ में आई बात? अगर 164 का बयान भी है और अगर वो वॉलंटरली दिया हुआ है, स्वैच्छिक रूप से दिया हुआ है, तो आप उसके लिए भी ओरल एविडेंस दे सकते हो ना. कल को आपने स्वैच्छिक रूप से 164 का बयान दिया था,
ये थोड़ी ना कि आप उसको पलट नहीं सकते अब। अरे किसी भी, मान लीजिए किसी अक्यूज ने किसी रॉन्ग इंप्रेशन में आके, उसको बहुत गिल्ट था कि वो आदमी मेरी वजह से मरा है, समझ में आ रही बात? जब केस हुआ ना तो उसको इतना गिल्ट था कि उसने अगले दिन ही, जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसके नेक्स्ट डे उसने कन्फेशन कर लिया। लेकिन 15-20 दिन बाद, 25 दिन में पता लगा कि भाई उसकी जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, जहर खाने से हुई थी। बात समझ में आ रही है? अगर वॉलेंटरली भी है तो भी ओरल एविडेंस दे सकता है। जहां लिखा है ना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अंडर, मतलब सेक्शन 91 में लागू नहीं होगा। 463 में लिखा ना आपने, 463 में देखो 91 में लिखा हुआ है ना कि 91 का कोई भाग लागू नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हारे अगर कन्फेशन लिया है, आज समझ में आया तुमको 463 में ये नोट 91 में क्या करने आ गया है? अरे बहुत ही वो बात है जो बताई नहीं जाती, लेकिन बता दी जी। इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओरल होते हुए भी आप एविडेंस दे सकते हो अगर आपने वॉलंटरली कोई कन्फेशन किया था तो। निष्कर्ष समझ में आया? शीतल समझ में आया? सही बताओ मुझे, दोबारा रिपीट करूं? देखिए वॉलंटरली एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब 164 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसपे एम्फेसिस कट किया जाना चाहिए, वो है वॉलंटरली। एक बार आप 164 का चौथा क्लोज देखिए। 164 में एक बार आप सीआरपीसी का 164 का चौथा क्लोज निकालिए। वहां पे देखो एक वो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना कि भाई उसने वो, देखिए वॉलंटरली स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। स्वैच्छिक रूप से दिया गया बयान बेहद आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? 164 का पूरा बयान सिर्फ इस आधार पर रिजेक्ट किया जाता है कि ये वॉलंटरी नहीं दिया था, ये स्वैच्छिक नहीं दिया था, पुलिस वालों ने जबरदस्ती दिलवाया है। इतना भी बोल देना उसने, अक्यूज ने, ट्रायल के टाइम पे 164 के बयान को रद्द कर देंगे। फिर बोल देना कि पुलिस ने दबाव में लाके दिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम ले लिया तो उसकी नौकरी खा जाएगा वो जज, जज नौकरी खा जाएगा आयोग की। इतना बोल दिया ना उसने, अक्यूज ने, जेल ट्रायल के टाइम पे जबरदस्ती कन्फेशन करवाया सर। और इसे भी कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने अगर कुछ भी बोला तो 2 दिन लगातार पीटेंगे और ऐसी जगह मारेंगे कि जहां पे निशान भी नहीं आएंगे। मैं क्या करता? एक और देखिए आप, 164 का तीसरा भी देखिए। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने मना कर देते ना आप, तो फिर पुलिस कस्टडी से क्या दे देते हैं सीधा? बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जिनको, जो कि एक तरफा से हैं, जो यूनिलेटरल है, कोई नए रह के क्रिएट नहीं कर रहे, वो अगर वॉलेंटरी है तो आप उसमें ओरल एविडेंस दे सकते हो, क्योंकि 463 बोलता है ना सर। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ये अलग पार्ट है सर। आप, मैं सिर्फ 164 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस वॉलेंट्री की बात कर रहा हूँ वो 164 है। बाकी और भी जगह होगी जहां पे रिटर्न में लिखना जरूरी होगा, तो वहां पे आप ओरल एविडेंस नहीं देंगे। पुलिस को 167 का बयान दर्ज करवाया है, उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं देंगे, क्योंकि 161 के बयान का कोई महत्व नहीं है किसी भी ट्रायल में। समझ में आई बात? और इधर डिस्पोजिटिव में आ जाओ, राइट क्रिएट हो रहा है, स्वैच्छिक दो, रिक्वायर्ड बाय लॉ, इसमें कभी भी एविडेंस अलाउ नहीं किया जाता। और हम जो डील कर रहे हैं ये चीज है सर सेक्शन 91 और 92। अब हमें सिर्फ ये पढ़ना है। मैं इसको स्किप कर देता तो तुम्हें पता भी नहीं लगता कि ये भी कोई पार्ट है इसका। लेकिन तो मुझे 463 समझाना था ना तुम लोगों को, वो क्या समझ में आता? वो बेटा वो 15 दिन में सीआरपीसी पढ़ाया था, कैसे समझाता हर चीज? तुम लोग भी ना क्या करते हो, बच्चों टाइप करते हो। 15 दिन में सीआरपीसी का रिवीजन करा था प्री के पहले। अरे देखिए क्लासेस जो होती है ना वो बहुत लंबी होती है, तुम दोबारा पढ़ लोगे ना वापस एविडेंस, तो मैं 4 चीजें नहीं और पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि नोट्स अपडेट होते रहते हैं। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, दीज आर, देखिए ये नोट्स लगातार अपडेट अपडेट होते रहते हैं। ये दिख रहा है आपको इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी जगह स्टिकी नोट मैंने फंसा रखे हैं। मुझे कोई भी नया, देखिए देखिए नया केस आया लास्ट इन थ्योरी पे, 2022 का जजमेंट है, लिख दिया है यहाँ पे।
मेरे को जब भी अपडेट करना होता है तो मैं अपने नोट्स में लगातार अपडेट करता रहता हूँ, मतलब मेरी नॉलेज जो है वो भविष्य में श्रिंक नहीं होगी, टचवुड। मतलब हाँ, तो पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ वो नहीं है कि 4 पैसा कमा लिया जेब में और जिंदगी जीने ठाट से, कुछ भविष्य नहीं बनेगा और दुखी निराश आंखों में मैं देखूंगा तो फिर वो पैसा क्या देगा मुझे कमा के। समझ में आई बात? अरे ये बात समझ में आई नहीं है, ये लिखवाने की बात नहीं है, तुम अपने हिसाब से लिख लेना इस चीज को, ये समझाने की बात है। किसकी बात है? समझाने की बात थी। देखिए नोट्स में हमेशा अपडेट होते रहने चाहिए, तुम लोग भी जब पास आउट हो जाओ तो अपडेट करते रहना, और क्या बैठे बैठे क्या काम करोगे, अपडेट करते रहना। हाँ सर ने कहा था अपडेट करना, लाइव लो पे कोई सर ने ग्रुप में कोई जजमेंट डाला है, अभी अपडेट करता हूँ, हमेशा से करते रहना। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। शीतल अब समझ में आया बेटा? एक बार 463 पढ़ो आप, 463 निकालो आप, 463 की वो लाइन नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 463 समझा आपने? उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 91 नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग वाला समझ में आता है? लिखा हुआ है ना नॉन, आई कांट हियर यू, स्पीक लाउड। माइक की क्या जरूरत है? हाँ जी बताइए। नहीं ठीक है, आज पे फर्स्ट डे इनका, ऐसे नहीं तुम लोग सारे चढ़ो मत, तुम लोग कब पढ़ रहे हो तो स्मार्ट बन गए तो मतलब हाँ किसी को। होशियार लड़की हैं, 2 महीने में तुम सबके पत्ते बिछा देंगी। स्वाति समझाना इनको 463 में 91 का मतलब बताओ इनको। हाँ जी इधर सुनिए, देखिए मैडम इधर देखिए, कुछ तरह के चीजें देखने को मिलेगी हमें। सेविंग जो कि स्टार्ट होते हैं नथिंग से, सेविंग क्लोज जो भी नथिंग से स्टार्ट होगा ना, नथिंग इन द सेक्शन सेल प्रिवेल, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेविंग क्लोज। दिस इज सेविंग क्लोज। एक होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज, ये हमेशा स्टार्ट होता है नोट विद नथिंग, जहां पे आएगा उसका मतलब समझ लेना कि इसका प्रभाव ये सिर्फ एक एक्ट की बात कर रहा है। वो जो एक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, आपको जहाँ पे भी नथिंग मिलेगा ना सीआरपीसी के अंदर या कोई सा भी जो एक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि भाई इस एक्ट की बात कर रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है इसको, इस एक्ट के प्रावधान और जगह लागू नहीं होंगे, इससे बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा होता है किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेक्शन 91 में जो लिख दिया वो लिख दिया, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर वॉलेंटरली नहीं है, अगर स्वैच्छिक रूप से आपने कन्फेशन नहीं किया, ओरल एविडेंस दे सकते हो। आप समझ में आ गया? मतलब 463 बोल रहा है कि हमें मतलब नहीं है, 91 बोल रहा है कि क्या क्या बोलता है कि लिखित में होना चाहिए, एविडेंस मत दो ओरल, हमें 91 को हम लागू ही नहीं करते। अगर वो स्वैच्छिक नहीं है, अगर वो वॉलेंट्री का एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, तो ओरल एविडेंस देंगे। अरे तो फिर जस्टिस कैसे हो पाएगा? वो बेचारे ने कन्फेस कर दिया, जज ने नोट कर लिया, अब लेटर ऑन ट्रायल में अपराधी चाहता है, अक्यूज चाहता है अपने स्टेटमेंट को चेंज करना, वो बोला सर मैं सर गलती हो गई, कन्फेशन देके माफ कर दो सर, मुझे कुछ मिस्टेक को फैक्ट हो गया था इसलिए मैंने कन्फेस कर दिया। ऐसे तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, फिर जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगा? तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये जो लिखा है वो लिखा है, उससे हमें मतलब नहीं है। 463 में जो बात लिखी वो सही है और हम उसको मानेंगे। तुम 91 में बोलते हो मत नहीं लेंगे एविडेंस, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, यहां तक समझ में आया ना सर? अब इसको लिखवाने का काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? तुम लिखवाऊंगा नहीं, बहुत उसको लिखवाना इज ए वेरी टिपिकल टास्क। क्या हो गया? क्या? अरे बताओ तो लिखवाना इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अब इसको निष्कर्ष जो था उसको समझ लेना सर। निष्कर्ष जो है
मुझे लगता तुम भूलोगे। सिर्फ यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, इफ यू वांट टू नोट समथिंग हियर, आप इसको इतना सा लिख देना, आप इसको यहाँ पे इतना सा लिख देना, यहाँ पे लिख देना 463। ठीक है, प्लीज हंसो मत, ये हंसो मत। अभी थोड़ा सा और क्लास 10 मिनट और एक्सटेंड करूंगा मैं, 10 मिनट और एक्सटेंड करूंगा मैं क्लास, ठीक है ना। आगे सुनिए, एक और चीज समझाता हूँ। हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन की। अभी क्या है और कैसे नहीं है, सुनिए इसको भी। सेक्शन 91 कहां लागू होगा? अब इस कहानी का अंत किया जाए। सेक्शन 91 की एप्लीकेबिलिटी कहां होगी, इसको समझिए। सेक्शन 91 वहां लागू किया जाएगा जहां पे डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है, जहां पे सकारात्मक साक्ष्य है, ठीक है, और नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है, वहां पे भी लागू किया जाएगा 91। लेकिन नॉन डिस्पोजिटिव में कौन से? वो जो कि किसमें है सर? वो जो कि किसके अंदर है? जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस इन राइटिंग। विधि द्वारा जिनको लिखित में होना अपेक्षित है, विधि द्वारा जिनको लिखित में होना अपेक्षित है। तो 91 में कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं? डिस्पोजिटिव और नॉन डिस्पोजिटिव दोनों लग रहे हैं, लेकिन नॉन डिस्पोजिटिव में सिर्फ वो लग रहे हैं जो कि विधि द्वारा अपेक्षित है। बात समझ में आई? समझ में आया ना? ठीक है, बस तुमको इतने समझ में आना चाहिए, बाकी फिर तो क्या ही है, आसान सा ही है। कुछ इसे लीजिए ना, लीजिए, कोई बात नहीं। क्लास में थोड़े बच्चे ज्यादा है हमारे, वो बच्चे जो LLB किए हुए हैं और 2-4 डिग्री है। क्लास के बच्चे सारे स्वीट है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे बच्चे मिले हैं, टचवुड। इन राइटिंग, जिनका लिखित विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आ गया ना। और एक और लाइन लिख लीजिए, सेक्शन 92। सेक्शन 92 कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट में लगता है। सिर्फ ये वाले डॉक्यूमेंट पे क्या लगेगा? सेक्शन 92 सिर्फ इस पे लगेगा, और किसी से कोई मतलब नहीं है इसको। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट, चलें आगे, चलिए थोड़ा सा तेज हो जाएंगे अब, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड से आ जाओ आप। सेक्शन 91 मेरी तरफ से तो हो गया है, लेकिन मेरी तरफ से हुआ नहीं है अभी। चले आगे और पढ़ाऊं सेक्शन 91 में। लिखवाना क्या है? लिखवा तो दिया सेक्शन 91, और पढ़ाऊं सेक्शन 91 को थोड़ा सा और, देखिए, और थोड़ा सा और पढ़ाते हैं इसको। ये सब फाउंडेशन का मटेरियल जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वो स्लो हो जाएगा बस। फाउंडेशन में 2 चीज और बड़ा छुपा के पढ़ाऊंगा, और क्या। मुझे लगता है कि फाउंडेशन में फिर सब कुछ पढ़ा दूं। फाउंडेशन में 2 चीज और नहीं लेके आऊंगा ढूंढ के, किसी भी बुक को छाट कर उड़ा के। मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, डोंट वरी। नया नया लिखा है अभी, जैसे होता है ना संगीतकार, ये कुछ नई धुन बनाई है, इसको सुनिए आप। वैसे इधर भी है अपने साथ भी। सुनिए सर, 91 सुनिए। 91 बात करता है किसके रिगार्डिंग? टर्म्स के रिगार्डिंग। टर्म्स, कौन से टर्म्स? जो कि किसमें है सर? कॉन्ट्रैक्ट में, ग्रांट में, या फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सर,
ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या है सर? ये सारे डिस्पॉजिटिव डॉक्यूमेंट है। क्या है सर ये? मतलब दो पार्टीज है ना इसके अंदर। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ग्रांट कर रहे हो। ग्रांट मतलब क्या? अनुदान, पैसा दिया किसी को। फ्री में दोगे पैसा? तो ग्रांट फ्री में होता है क्या? यूजीसी भी पैसा देती है ना। यूजीसी पैसा देती है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, यूजीसी, जिससे कॉलेज अप्रूव होते हैं। वो भी तो क्या करती है? अनुदान देती है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो जो भी है, अरे ग्रांट भी है, लेकिन तो भी टर्म्स एंड कंडीशन में देते होंगे ना कि ये विकसित कराना है आपको। आपको सर लाइब्रेरी को अच्छा बनाना है, आपको वाईफाई, गर्ल्स हॉस्टल में वाईफाई लगवाना है, बॉयज हॉस्टल में वाईफाई लगवाना है, कैंपस को ये करके पूरा वाईफाई बनता है, अभी तो पैसा देगी। कैसे थोड़ी ना कि पिताजी पापा 5,000 डालना है, ऐसे थोड़ी ना कि बिना बात के पैसे दिए आए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो देर इज समथिंग वेरी फिजिबल, कुछ तो हो मेटेरियल पे। ऐसे थोड़ी ना कि आगे पैसा मांग लो, पैसा मांग लो, पैसा दे दो। अरे भैया मुझे भी मेरे घर से पैसा कभी चाहिए होता है ना। जैसे अभी भी मेरी आदत है, जब भी मैं घर से आता हूँ वापस, तो मम्मी 1,000-500 रुपए मेरे हाथ में देती है। अब जरूरत नहीं है फिर भी देती है मम्मी हाथ में, क्योंकि उनकी वो हैबिट है। क्या है उनकी? और उनको अच्छा लगता है देखे। अभी क्या जरूरत है मम्मी दे ना दे, लेकिन जो बचपन से जो प्रथा चली आ रही है 500,000 रुपए पापा से चुपके से देने की, वो तो रहती है। समझ में आ रही बात? फिर पापा कहते कि पैसे दी नहीं दे, नहीं नहीं मैंने तो नहीं दिया, आप और दो। तो ऐसे करके फिर थोड़ा सा और पैसा मिल जाता है। तो वैसे ही सर क्या होता है, पैसा मिलता है, लेकिन पैसा कुछ पर्पस के साथ पैसा यहाँ मिलता है ग्रांट में। यहाँ पे ऐसे अननेसेसरी पैसा नहीं मिलता है। पार्टीज को पैसा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को ट्रस्ट को दान करना है पैसा, तो मैं ग्रांट करूंगा ना सर, अनुदान करना है ना मुझे, कुछ पर्पज से दान करूंगा। ये थोड़ी ना मेरे पास बहुत पैसा आ गया कि मैं, अरे वृद्धाश्रम है बगल में, मेरी दान करने की इच्छा, मेरी इच्छा है गर्मी बहुत है, कूलर दिया जाए, बढ़िया बढ़िया कूलर, बढ़िया एसी लगाया जाए इन लोगों के लिए। एसी तो नहीं दूंगा क्योंकि फिर बिल कौन भरेगा। तो मैंने क्या किया, कूलर कूलर ठीक है, तो कूलर लगवाया जाए, डक्टिंग की व्यवस्था करवाई जाए इनके लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से अनुदान है, लिखित के फॉर्म में ना सर, कि मैं फलाना फलाना आदमी को 1,00,000 रुपए इस उद्देश्य के साथ अनुदान अनुदान कर रहा हूं, ऐसा कुछ लिखोगे ना आप उसमें लैंग्वेज में, इस उद्देश्य, निम्न उद्देश्य से अनुदान कर रहा हूं। मैम पूछ रही है राखी किसने बांधी, और फिर मैम ने कुछ ऐसा लिखा है कि जो मैं बता नहीं सकता। मैम कह रही शीतल ने बांधी होगी। अरे नहीं, कविता ने और कश्मीरा ने बांधी है मैम। वो बच्चे कह रहे थे कि मैम भी आती तो उनको भी बांधते। ऐसा नहीं है मैम, ऑल स्टूडेंट्स लव्स यू, आप ऐसा मत फील कीजिए, सबका लगाव है आपसे भी। चलिए हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो सर ये क्या है, डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है, मतलब ऐसा दस्तावेज जो सकारात्मक रूप से है। पैसा को दे रहे हैं तो फ्री में कोई देता है क्या पैसा आज भी? चवन्नी अठन्नी ना मिले आपको, अगर आप चले जाए ना मार्केट के अंदर, आप मार्केट में खड़े हो जाना कि यार 5 रुपए दे दे, मेरा ऑटो छूट गया है, सोचेगा आपकी ऊपर से नीचे देखेगा, हाथ पांव तेरे काम करें, पैदल चला जा, यही कहेंगे ना सब। कहाँ जाना है? अरे अजमेरी गेट जाना है, हाथ पांव तेरे सलामत है, पैदल चला जा। लेकिन वहीं अगर तू ऐसे करके बैठ गया टेढ़ा मेढ़ा पोजीशन में, तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे यार विकलांग है, इसको अजमेरी गेट जाना है। समझ में आई बात? तो सर अनुदान भी कोई फ्री में नहीं देता। तो जो ग्रांट है सर, उसका मतलब ये है, समझ में आई आपको? मेरे एक योगा के इंस्ट्रक्टर थे, एक बार उन्होंने ऐसा योगा किया कि वो फंस गए, शरीर उनका फंस गया, फंस जाता है योगा करने वाले शरीर का। और हम उसमें क्या था ना, 100-150 लोग थे जो सुबह सुबह 6 बजे लाइव आते थे, और उनके सामने सब कैमरा ऑन करके बैठते थे योगा करने। उन्होंने कोई ऐसा आसन कर डाला, वो फंस गए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करने लगे फिर मछली की तरह। फिर उनको एक आदमी आया छुड़ाने, उनका सेवक। इट वॉज ए वेरी फनी इंसिडेंट एट टाइम। ठीक है, चलता रहता है ये सब। तो सर ये जो टर्म्स होते हैं ना सर, ये टर्म्स को साबित किया जाता है किसी दस्तावेज के द्वारा। ये सर टर्म्स होंगे। टर्म्स क्या है सर? अरे सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये जो अंदर जो चीज लिखी ना, इसके जो अभिलेख हैं, इसकी जो अंतर वस्तु है, ये अंतर वस्तु ही क्या है? टर्म्स। पार्टी चाहती है इनको साबित करना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या देगी? लिखित साक्ष्य देगी। बात समझ में आई? मान लीजिए ए और बी में एग्रीमेंट हुआ, सर ए रहता था जयपुर में और बी रहता था शिमला में। एप्पल मंगवाने थे। क्या मंगवाने थे? क्या मंगवाने थे? एप्पल मंगवाने थे।
अभी एप्पल आ रहे हैं शिमला के, अभी वो इस टाइम जिसको एप्पल अच्छा लगता है ना, जिसको बहुत अच्छा नहीं, अच्छा ही लगता है बस, इस टाइम पे जाइए एप्पल लेना है, और सिर्फ छोटे छोटे एप्पल होते हैं, बहुत ही जूसी एप्पल, खाइए बहुत टेस्टी, सबसे फ्रेश एप्पल आ रहे हैं इस टाइम पे। तो सर इनके बीच में देयर समथिंग वी कैन कॉल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ दिस पार्टीज, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड ही किया था कि भाई मैं जयपुर से तेरे को क्या भेजूंगा, हमारे यहाँ पे क्या फल है, हमारे यहाँ से कहाँ फल है, हम यहाँ से भेजेंगे नारियल, हम भेजेंगे 100 किलो नारियल, आप हमें भेजेंगे 100 किलो एप्पल, ठीक है ना। ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म यहाँ लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है इसमें पॉइंट नंबर 4 में, 100 किलो नारियल बदले में 100 किलो एप्पल। अब इसको साबित करना है ना, साबित कैसे किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सिर्फ दस्तावेज देके साबित कर सकते हो, वो बाकी नहीं कर सकते। आगे ब्रैकेट क्या बोलता है, आगे ब्रैकेट कैसे बोलता है कि जो भी चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है टू बी रिड्यूस इन राइटिंग, जैसे रिक्वायर्ड बाय लॉ रिड्यूस इन राइटिंग, जैसे 107, जैसे सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, वहां पे एक लिस्ट दी हुई है। ये क्या है सर, ये हो गया डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है टू बी रिड्यूस इन राइटिंग। दूसरे में आइए, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है सर, दूसरा पॉइंट सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, अटेंटिव रहिए। दूसरा पॉइंट बोलता है, जैसे दूसरा पॉइंट हो गया जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जो कि नॉन डिस्पोजिटिव है, कौन सा एग्जांपल दो इसमें, जैसे सेक्शन 174 की इंक्वेस्ट रिपोर्ट हो गई, रिड्यूस इन राइटिंग तो है ही सर, पर है क्या टेक्निकली, समझ में आई कहानी। ज्यादा हो गया थोड़ा सा ना, आदत नहीं है ना बच्चों को, होगा ज्यादा। चलिए दे सोल्व फॉर टुडे, ज्यादा हो गया तो आराम करो बच्चों पे, ऐसे मत करो आप लोग, आप लोग तो बिल्कुल ढीठ हो चुके हो पढ़ पढ़ के आप लोगों की तो कसरत हो गई जाती दिमाग की। बच्चा नया आया है, उसको थोड़ा सा देखो, मैं तो चाहता था पढ़ाना, तुम ही लोगों ने मना किया था। चलिए आगे और लिखाता हूं मैं इसमें, लिखवाने का क्या है, वैसे लिखवाने का तो कुछ नहीं है इसमें, लिखवा तो दिया ना मैंने सेक्शन 91, लिखवाना तो उतना ही होता है, बाकी समझने का ही है। तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है ये सब कुछ, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। ये सब एग्जाम उससे है, उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सब चीजें, समझ में आई ना। चलिए, तो सर बात क्या है, जब भी कुछ ऐसा होगा, जब भी कुछ, हाँ मैम, नहीं ये मुझे ठीक लग रहा है अभी थोड़ा पढ़ा के, ठीक है मैम छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बस बस शांत, शांत हो जाइए प्लीज। सर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इनको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, वो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, जैसे प्राथमिक हो या विद्यालय, ठीक है ना। और बात सुन लीजिए, पहले प्राइमरी दिया जाएगा, प्राइमरी नहीं होने की अवस्था में सेकेंडरी दिया जाएगा, जब सेक्शन 65 की कंडीशंस फुलफिल करेंगे। ये बात यहाँ समझ में आ गई ना। कल 2 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे इसके, और थोड़ा सा और, अभी तो उसके लिए छोड़ देता हूँ मैं, वरना फिर वहां कुछ बचेगा नहीं, तुम लोग नया क्या पढ़ूंगा, ठीक है ना। अपना कोर्स लंबा हो जाएगा, 40 क्लासेस ही तो है इसमें,
थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा मैं भी। जैसे ही खत्म हो जाएगा ना अपना, एक कल वाली क्लास में आधा घंटा दे देना मुझे, आधा घंटा दे देना। 78 से 98 तक का एक चार्ट बनाना है बस। 79 से 98 तक का एक चार्ट बनाना है, ऐसे लाइन खींचनी है 2 और ऐसे लिखना चालू करना है बस, ठीक है ना। बाकी जैसे खत्म हुआ 101 से लग जाएंगे फिर, और फिर स्टार्टिंग के क्या सेक्शन बचेंगे हमारे वो मैं करवा दूंगा, और थोड़ा सा तेज हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट 10 to 15 क्लासेस में अपना टारगेट ये है कि पिछला पार्ट खत्म करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।